बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप अपनी अच्छी हेल्थ में होंगे। तो आज की जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन होगा वो होगा टियांशी चिटोसान कैप्सूल्स पे। आज हम चिटोसान कैप्सूल पे बात करेंगे कि चिटोसान बेसिकली है क्या चीज़, इसकी क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में चिटोसान के, और इसके अलावा कौन कौन से लोगों के लिए ये सूटेबल है और इसकी क्या डोजेज वगैरह है। तो शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग। टॉपिक है हमारा टियांशी चिटोसान कैप्सूल। तो सबसे पहले तो डिस्कस करें कि चिटोसान बेसिकली है क्या चीज़, व्हाट इज़ चिटोसान। तो चिटोसान इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जिस तरह इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट भी एक न्यूट्रिएंट है। और ये चिटोसान जो है ये फिर कार्बोहाइड्रेट की फर्दर एक टाइप है पॉलीसेकेराइड। तो यूजुअली चिटोसान जो है वो हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता, बाहर से हम मुख्तलिफ जो फूड है उसके थ्रू लेते हैं या बाकी और चिटोसान के सप्लीमेंट्स जो है वो लेते हैं। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है, और कौन सी है कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म के शुगर यूनिट्स जो होते हैं उससे मिलकर जो है ये बना है। तो आगे बढ़ते हैं। चिटोसान बेसिकली हमारी बॉडी में परफॉर्म मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स होते हैं, उन पे मुख्तलिफ़ जितने भी ऑर्गन्स हैं हर ऑर्गन का एक स्पेसिफ़िक फंक्शन होता है। तो चिटोसान क्या करता है, ये मल्टी ऑर्गन है, मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करता है और फिर उस ऑर्गन के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है उसको जाके फिर इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है। जिस तरह हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉर्ट आउट करता है, जिनमें सबसे पहले ओबेसिटी को ये कंट्रोल करता है। ओबेसिटी बेसिकली जो हाई फैट्स के जो लोग होते हैं, ओबीज़ जो मोटापे का शिकार जो लोग होते हैं, उनको जो है वो ये मदद देता है। कैसे? फैट्स की जो एब्जॉर्प्शन लेवल है, अब फैट्स का लेवल कैसे बढ़ता है? क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। वो न्यूट्रिएंट्स ले तो ज़्यादा मकदार में है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। तो यूटिलाइजेशन जब नहीं होती फिर वो खुराक क्या होती है, वो फैट्स की शक्ल में मुख्तलिफ़ जगहों पे डिपॉजिट होती है, जमा होनी शुरू हो जाती है, और फिर वो बंदा जो है वो ओबेसिटी का शिकार हो जाता है। तो चिटोसान क्या करता है, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपके फ़ैट के लेवल को कम करता है। ये आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बेसिक जो इसका फंक्शन है वो यही है कि ये फ़ैट्स की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इसी तरीके से जो है वो ये लो डाउन करता है, क्योंकि जो ओबीज़ पेशेंट्स होते हैं, ओबेसिटी के जो लोग होते हैं, वो क्या, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। तो जब आपका फ़ैट लेवल हाई हो, वो फ़ैट लेवल जब कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी, बाकी ऑर्गन्स में भी ये फंक्शन करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं इसके जो कॉमन नेम्स हैं, जिस दीगर जो नामों से इसको जो है वो इसको लिए जाते हैं, उनमें से है एक काइटिन इसको क्यों कहते हैं? जो चिटोसान बेसिकली एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड है। मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, जिस तरह एक चेन होती है, कड़ी, जंजीर जो होती है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के कड़ियों से मिलकर बनती है। तो इसी तरह ये चिटोसान भी ये एक लॉन्ग चेन होता है, और किस चीज़ से बनते हैं? काइटिन मोनोमर से, काइटिन के यूनिट से। तो इसी वजह से इसको काइटिन भी कहते हैं। इसके अलावा काइटिनेज, ओलिगोचिटोसान, चैटोसामिन, ये बाकी क्या है, इसके नेम्स हैं चिटोसान के। इसके अलावा इसको सिक्स्थ एलिमेंट फॉर लाइफ कहा गया है। सिक्स्थ एलिमेंट फॉर लाइफ इसको क्यों कहते हैं? ड्यू टू इट्स रोल, जो बॉडी में मल्टी फंक्शनल किरदार जो ये अदा करता है, उसकी वजह से इसको सिक्स्थ एलिमेंट कहते हैं। जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो 5 हैं। वो कौन कौन से? प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स वगैरह, ये क्या हैं? ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा ये कितने? ये 4 हो गए, और 5वां वाटर।
ये 5 जो है वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके बिना, इन 5 न्यूट्रिएंट्स के बिना ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। तो इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए चिटोसान को 6th एलिमेंट फॉर लाइफ कहा गया है, यानी ज़िंदगी का जो है वो छठा अंसर या 6th न्यूट्रिएंट बेस को हम कह सकते हैं। बाकी 5 कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। तो इन 5 के अलावा इसको 6th एलिमेंट भी कहा गया है। अब आगे डिस्कस करते हैं इसकी सोर्स। इसका सोर्स क्या होता है? जितने भी ये एक्सोस्केलेटन के जो फिश होते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है, एक एक्सोस्केलेटन होता है, जिनमें क्रैब्स, श्रिम्प्स वगैरह ये सारी वो फिशेस हैं जिनके ऊपर एक एक्सटर्नल ढांचा होता है, स्केलेटन होता है। तो ये चिटोसान उस स्केलेटन से बनता है, जो क्रैब का जो एक्सटर्नल आउटर, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। उस फिश के इर्द गिर्द एक कोर सी होती है, एक हार्ड शेल होती है, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो उस एक्सोस्केलेटन को एक्सट्रैक्ट करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस के थ्रू पास करके, उसको पाउडर फॉर्म में बना के फिर उससे चिटोसान बनता है। तो और इनको कहते हैं सी शेल्स। जितने भी ऐसे फिशेस हैं जिनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, उनको सी शेल्स कहते हैं, जिनमें जो है वो क्रैब्स, श्रिम्प्स वगैरह ये सारी फिशेस शामिल हैं। तो चिटोसान का सोर्स क्या है? सारी सी शेल्स। सी शेल्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, हम वो एक्सोस्केलेटन उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से पास करके एंड में हमारे पास जो है वो चिटोसान बनता है। अब आगे डिस्कस करते हैं इसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जो टाइम्स ऑफ़र कर रही है चिटोसान वो कैप्सूल की शक्ल में है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम मुख्तलिफ इसके फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, जिस तरह सॉल्यूशन बनाते हैं वाउंड को धोने के लिए, तो उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर चिटोसान को किसी चीज़ में हल कर रहे हो तो आपको उसकी सॉल्युबिलिटी का पता होना चाहिए कि चिटोसान किस चीज़ में सॉल्युबल है और किस चीज़ में सॉल्युबल नहीं है, या किसी एक सॉलिड में इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो अच्छी है। तो चिटोसान डिज़ोल्व इन एसिडिक सॉल्यूशन मोर इजीली। ये क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशंस जो होते हैं, जिनमें एसिटिक एसिड वगैरह शामिल हो गए, ये उनमें बहुत इजीली जो है वो डिज़ोल्व होता है। तो आप अगर कोई चिटोसान का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो एसिडिक सॉल्वेंट सेलेक्ट करें और उसमें इस चिटोसान को हल करें। इट इज़ द ओनली पॉजिटिव आयन इन द वर्ल्ड दैट हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसके ऊपर जो नेट चार्ज है चिटोसान, जिस तरह मैंने जिक्र किया, चिटोसान ये एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन ऑफ काइटिन मोनोमर्स हैं। तो और एक काइटिन का जो मॉलिक्यूल होता है उस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है। NH3 मॉलिक्यूल की वजह से काइटिन के मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जिस तरह एक काइटिन के मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है तो पूरे चेन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। इट मीन्स कि जो चिटोसान पे नेट चार्ज है दैट इज़ पॉजिटिव। तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी में जितने भी नेगेटिव आयंस हैं उनको जाके न्यूट्रलाइज करता है और ओवरऑल हमारी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको न्यूट्रल रखता है। क्योंकि जो नेगेटिव आयंस है वो मोस्टली उनमें जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो ये क्या करता है? उन नेगेटिव आयंस को स्टेबलाइज करता है और न्यूट्रलाइज करके उनको स्टेबल करता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके फंक्शंस की तरफ कि चिटोसान हमारी बॉडी में क्या फ़ंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, या कैसे ये हमारी बॉडी को मुख्तलिफ फंक्शंस को हेल्प आउट करता है। तो सबसे पहले, जिस तरह हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया, इट लोअर्स द लिपिड लेवल। ये क्या करता है? हमारे जिस्म में लिपिड के लेवल को कम रखता है। लिपिड का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा? मैंने जिक्र किया कि जो लिपिड का लेवल, लिपिड डिपॉजिट क्यों होते हैं? जब हम खुराक लेते हैं, ठीक है, उसमें अगर लिपिड लेवल या फैट्स का लेवल ज़्यादा है, वो हमारी बॉडी में जज़ब हो रहा है, वो हमारे ब्लड में जाके शामिल हो रहा है, तो अगर वो यूटिलाइज नहीं होता, हम उस खुराक को या उस न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते, हम खाना तो ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन उस हिसाब से हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं?
वो फैट्स में प्रोटीन्स विटामिन वगैरह वो सारे क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। जब फैट्स में कन्वर्ट होते हैं तो फैट्स क्या करता है कि फैट्स मुख्तलिफ टिश्यूज़ में जाके वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं और इस तरह पूरी बॉडी में हमारी फैट्स की डिपोजिशन हो जाती है। ये क्यों? लिपिड के लेवल की बढ़ने की वजह से। या तो अब इसके तरीके क्या है, या तो हम अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जो खुराक हम ले रहे हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, तो फिर जो है वो ये फैटी डिपॉजिट जो है वो हमारे जिस्म में नहीं बनेंगे। या फिर हम लिपिड ऐसी न्यूट्रिएंट जिसमें लिपिड का लेवल या फैट्स का लेवल ज़्यादा होता है, उनको जो है वो उनकी कंजम्पशन को कम करें। तो ये चिटोसान क्या करता है, इट लोअर्स द लिपिड लेवल। कैसे? बाय हिंडरिंग द फैट्स एब्जॉर्प्शन। फैट्स की जो एब्जॉर्प्शन होती हैं, जो फैटी फूड हम ले रहे हैं, ठीक है, वो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद हमारी ब्लड में शामिल होता है, यानी कि वो एब्जॉर्ब होता है हमारी ब्लड में। तो ये क्या करता है, ये उस लिपिड को ब्लड में पहुंचाने से या ब्लड में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो शक्ल होती है चिटोसान की, वो बेसिकली एक नेटवर्क होता है। ये चेन जो होता है ये मुख्तलिफ वो इसका एक नेटवर्क बना हुआ होता है। तो फैट्स के मॉलिक्यूल उस नेटवर्क में इंटरैक्ट कर जाते हैं और वो फिर आगे एब्जॉर्ब नहीं होते। इसके अलावा ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल। ऐसे लोग जिनका शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शुगर के लेवल को, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, उसको ग्लूकोज लेवल को कम करता है। कैसे मैकेनिज़्म, इसका हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो इट इज़ गुड टू कीप अवे कैंसर सेल्स। इसके अलावा कैंसर सेल्स में भी ये बहुत हेल्पफुल है। कैंसर सेल में ये परमिएट करके उनकी जो है वो डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन को जाके रोकता है। मैकेनिज़्म इसका हम इन सारे प्रोसेस का मैकेनिज़्म हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इट इंक्रीज इम्यूनिटी। हमारे जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, जो दिफ़ाई निज़ाम है, मुदाफ़ती निज़ाम है जो हमारा, उसको इन्हेंस करता है, इम्प्रूव करता है बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ा के हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। अब डिस्कस करते हैं जो पहला पॉइंट है, लोअरिंग लिपिड लेवल। लिपिड लेवल को कैसे कम करता है? सबसे पहले इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। जैसे मैंने जिक्र किया, जो फैट्स कैसे हमारे समय हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसमें फैटी मील होता है। फैटी मील डाइजेस्ट होके हमारे उसके बाद एब्जॉर्ब होता है हमारी ब्लड में। तो ये क्या करता है, उस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को, उसको फैट्स को खून में जज़ब होने से रोकता है। तो जब फैट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उसकी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाएगी और वो जिस्म से फैट्स जो है वो खारिज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मैंने जिक्र किया, जो एक पॉइंट तो ये भी है कि चिटोसान पे जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। तो जितने भी फैट रेजिड्यूज़ हैं, पॉजिटिव फैट के रेजिड्यूज़, वो क्या करते हैं, इसके साथ अटैच हो जाते हैं और उसको एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका एक नेटवर्क शक्ल होता है, एक जाल बना हुआ होता है। चिटोसान एक जो उसका जो मैट्रिक्स होता है वो जाल की शक्ल में होता है। तो जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस नेटवर्क में इंट्रैप हो जाते हैं और उसको एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। इसके अलावा प्रमोट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि जब हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं वो पैदा कर सकते हैं। तो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई नहीं होना चाहिए। फिर बॉडी में एक मैकेनिज़्म है, वो मैकेनिज़्म क्या करता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी को, तो वो दूसरे न्यूट्रिएंट में ट्रांसफॉर्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक टाइम में प्रोटीन बॉडी में ज़्यादा है और प्रोटीन्स विटामिन जो अमाइनो एसिड्स हैं वो नहीं है और जिस्म को अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड है, प्रोटीन नहीं रिक्वायर्ड, तो प्रोटीन ट्रांसफॉर्म होते हैं अमाइनो एसिड्स में।
फिर जो है वो अमाइनो एसिड की कंजम्पशन होती है, बॉडी उसको कंज्यूम करता है। तो ये क्या करता है, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है तो ये उसको ट्रांसफॉर्म करता है अदर न्यूट्रिएंट्स में, प्रोटीन्स वगैरह में, या जो बल्कि कोलेस्ट्रॉल तो प्रोटीन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में ट्रांसफॉर्म होता है, यानी मेटाबोलाइज होके HDL और LDL में कन्वर्ट होता है। तो जो चिटोसान है ये ट्रांसफॉर्मेशन को कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोमोट करता है, उसको एनहेंस करता है, उसको बढ़ाता है। जब उसकी कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एनहेंस होगी तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, उसका लेवल हाई होगा, और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसका लेवल कम होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन में वो पाथवे फॉलो करता है जिसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनते हैं, तो उसको बेसिकली जाके प्रोमोट करता है। इस वजह से HDL का लेवल हाई रहता है और LDL का लेवल ये कम रखता है। अब आगे डिस्कस करते हैं कंट्रोल शुगर लेवल। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको कंट्रोल रखता है, उसको नॉर्मल रखता है। मुख्तलिफ मैकेनिज़्म है, अभी एग्जैक्ट मैकेनिज़्म तो नोन नहीं है इसके बारे में कि कैसे ये ब्लड जो है वो ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखता है, लेकिन अब तक जो स्टडीज़ है उसमें एक ये है कि ये लीवर की ग्लूकोन्यूजेनेसिस को कम करता है। अब ग्लूकोन्यूजेनेसिस क्या है? ग्लूकोन्यूजेनेसिस बेसिकली ग्लूकोज बनने के अमल को ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं, और ये कौन परफॉर्म करता है? ये लीवर परफॉर्म करता है। जब हमारी बॉडी में एक मैकेनिज़्म है, मैंने डिस्कस किया कि जिस न्यूट्रन की कंसंट्रेशन कम होती है तो एक फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू उस रिस्पेक्टिव ऑर्गन में मैसेज जाता है कि ये न्यूट्रन कम हो गया है तो आप इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाओ। ग्लूकोज के जो हाई ग्लूकोज लेवल के पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज बनने का जो अमल है वो थ्रू आउट जो है वो चलता रहता है, और ग्लूकोज हमारे उनके जिस्म में बनता रहता है। ग्लूकोज बनने के अमल को ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। तो ये चिटोसान क्या करता है, ये जो ग्लूकोज बनने का जो अमल है जो लीवर परफॉर्म करता है, लीवर जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस परफॉर्म करता है उसके लेवल को, उसकी इंटेंसिटी को कम करता है। जब ग्लूकोन्यूजेनेसिस नहीं हो रही तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, मतलब ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो मैकेनिज़्म है ये क्या करता है, इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक बाय स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो हमारे हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो ग्लूकोज का जो अपटेक होता है, ग्लूकोज अपटेक का मतलब है ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज का जो इस्तेमाल है वो स्केलेटल मसल में वो ज़्यादा करता है। तो ज़ाहिरी बात है जब उसको ग्लूकोज लेवल को वो ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, ग्लूकोज लेवल यूज़ हो रहा है, तो ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल रहेगा और कम रहेगा। तो ये था शुगर कंट्रोल मैकेनिज़्म ऑफ चिटोसान के, कैसे चिटोसान हमारे शुगर लेवल को या ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखता है। अब आगे डिस्कस करते हैं कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स को ये कैसे उसमें हमारे बॉडी में हेल्पफुल है कैंसर कंडीशन में। ये क्या करता है, इट परमिएट्स कैंसर सेल एंड स्टॉप इट्स स्प्रेड। कैंसर सेल्स जो होते हैं उनकी एक खुसूसियत होती है, वो क्या होती है कि जब भी किसी एक ऑर्गन या किसी एक टिश्यू में कैंसर हो जाए तो उस ऑर्गन या उस टिश्यू के सेल जो होते हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होती है, अनकंट्रोल ग्रोथ होती है उन सेल्स की, जो डिवाइड होते हैं वो सेल्स। एक तो हमारी बॉडी में नेचुरल प्रोसेस भी है, सेल डिवीज़न एक नेचुरल प्रोसेस भी है, लेकिन कैंसरस कंडीशन में क्या होता है, वो डिवीज़न जो होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है। जो सेल्स एंड में बनते हैं तो वो फुली डेवलप नहीं होते, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स जो बनते हैं या एंजाइम्स जो बनते हैं वो फुली डेवलप नहीं होती, और उनमें एक और ख़ासियत ये होती है कि वो रैपिडली क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। नॉर्मल जो सेल डिवीज़न है और कैंसरस कंडीशन में सेल डिवीज़न में क्या होता है कि कैंसरस कंडीशन जो है वो जल्दी रिप्लिकेट हो रहे होते हैं।
तो ये चिटोसान क्या करता है, ये कैंसर सेल्स में जाके उसमें परमिएट करके उसकी जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, जो स्पीड से वो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, उसको जाके रोकता है। और इस तरीके से सबसे मुश्किल काम कैंसर कंट्रोल करने में सबसे मुश्किल काम यही इसकी रिप्लिकेशन को कंट्रोल करना है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करना है। तो ये चिटोसान ये जाके क्या करता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है बाय परमिएटिंग इनसाइड द सेल। सेल के कैंसर सेल में अंदर जाके दाखिल होता है और उन सेल्स की डिवीजन को स्लो डाउन करता है। और इस तरीके से ये हमारी कैंसर की प्रोपोगेशन या डेवलपमेंट को कम रखता है। इसके अलावा ये हमारा जो इम्यून सिस्टम जो लिवर है, लिवर फंक्शन उसको बेहतर बनाता है। लिवर का क्या काम होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, वो हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन करता है। जितने भी टॉक्सिक में चीज़ें होती हैं हमारे ब्लड में, वो फिल्टर आउट करके लिवर उसको फिल्टर आउट करता है और फिर बाइल के थ्रू उसको एक्सक्रीट करता है। तो ये क्या करता है, ये चिटोसान उन जो वो सेल्स होते हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको एक्टिव रखता है, उनको चुस्त हालत में रखता है, ताकि वो एफिशिएंटली जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करें। और इस तरह जब वो अपना फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे तो हमारी जो ओवरऑल हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जिस तरह मैंने जिक्र किया, लिवर का जो है वो इम्यूनिटी में, ये इम्यून सिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर हमारा लिवर एफिशिएंटली काम कर रहा है, हमारा लिवर ठीक तरीके से काम कर रहा है, तो हमारा ओवरऑल इम्यून सिस्टम क्या होगा, वो भी इम्प्रूव होगा। इसके बाद है बूस्ट इम्यूनिटी। ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम जो है उसको भी बेहतर बनाता है। जिस तरह लिवर के फंक्शन, एक मैकेनिज्म तो ये है कि लिवर का फंक्शन जो ये बेहतर बनाता है। तो लिवर का फंक्शन, अगर हमारा लिवर बेहतर होगा तो हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। कैसे? क्योंकि ये लिवर मैंने जिक्र किया, इसमें ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। ब्लड में जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, ये लिवर उसको जो है, टॉक्सिक चीज़ें क्या हो सकती है, वो फॉरेन बॉडीज़ हो सकते हैं, वो जर्म्स वगैरह हो सकते हैं, बाकी वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हो सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैला सकते हैं, हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। तो लिवर क्या करता है, उन केमिकल्स, उन टॉक्सिन को फ़िल्टर आउट करके साफ़ ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में उसको पहुंचाता है। तो लिवर जब ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये ओवरऑल हमारी इम्यून सिस्टम को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा जो इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ IgM एंटीबॉडीज़। इम्यून सिस्टम का एक अहम कंपोनेंट होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है कि जब बाहर से कोई चीज़ हमारी बॉडी में अटैक करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वायरस आ गया, कोई और जर्म आ गया, कोई टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक केमिकल हमारे जिस्म में एंटर हो गया है, तो इम्यून सिस्टम सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है। उसके ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन्स होते हैं, तो जो उसको रिकॉग्नाइज करके उसको पहचान के फिर क्या करता है, दूसरा फंक्शन उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, वो एक फोर्स बनाता है, वो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, उस एंटीजन के पास, उस एंटीजन पे जाके अटैच होके उस चीज़ को किल करते हैं। तो ये चिटोसान क्या करता है, IgM एंटीबॉडीज़ होते हैं। ये एक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, IgG, IgM, IgE, मुख्तलिफ़ कंडीशंस में मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये चिटोसान क्या करता है, ये IgM एंटीबॉडीज़ को उसकी प्रोडक्शन में हेल्पफुल है और उसकी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। और इस तरह ये ओवरऑल हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको बेहतर बनाता है। इसके अलावा इट एब्जॉर्ब एंड रिमूव हैवी मेटल्स। जो हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हैवी मेटल्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हैवी मेटल्स होते क्या हैं? हैवी मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो जिनका एटॉमिक मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो बहुत हैवी होते हैं। हमारी जिस्म को वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डैमेज करते हैं।
तो और ये कौन कौन से ऑर्गन स्पेसिफिकली ब्रेन, लंग्स एंड किडनीज और लिवर, इन ऑर्गन्स को जाके ये हैवी मेटल्स, क्योंकि के होते छोटे साइज में मेटल्स, जाहिर बात है छोटे होते हैं और उनका मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो उस ऑर्गन पे हैवी होते हैं, तो इसीलिए जाके उसको डैमेज करते हैं। अब ये क्या करता है, चिटोसान जो है उनको रिमूव करता है। कैसे भाई, एक तो ये कि मैंने इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जाल नुमा शक्ल है इस चिटोसान की। तो जो हैवी मेटल्स होते हैं वो इजीली उस जाल में जो पोर्स होते हैं उसमें इंट्रैप हो जाते हैं और उसको जो है वो एक्सट्रीट कर देते हैं और जिस्म में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। हैवी मेटल्स में शामिल कौन कौन से हैं, प्लम्बम, मरकरी वगैरह, ये सारे वो हैवी मेटल्स हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। तो इस तरह चिटोसान क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करके उसको जो पोरस स्ट्रक्चर है चिटोसान का, वो पोरस स्ट्रक्चर उस हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करता है और ब्लड में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। इसके अलावा गुड फॉर डाइजेस्टिव अल्सरेशन, ये डाइजेस्टिव अल्सरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। डाइजेस्टिव अल्सरेशन क्या है, जो हमारा स्टमक है, स्टमक भी नहीं बल्कि ये थ्रू जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा, एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसमें एक लाइनिंग होती है, एक लेयर होती है जिसे कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, हमारे जो उसके नीचे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसको डैमेज होने से रोकती है, क्योंकि हमारे स्टमक में मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे हमारे फूड है उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो उसके डाइजेशन के लिए बहुत हैवी एंजाइम्स होते हैं, तो उन एंजाइम्स, उन एपिथेलियल सेल्स को उन डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाने के लिए एक लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन उसको कहते हैं। तो बाज़ों का क्या होता है कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो उसको डैमेज करते करते पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं। फिर अगर डैमेज सीवियर हो गया तो क्या होता है, जो उसके म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसको डैमेज करते हैं। और जब कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो वो उस वॉल में क्या होता है, छोटे छोटे पोर बन जाते हैं और फिर उन पोर्स के थ्रू ब्लड वगैरह निकलता है। तो ये क्या करते हैं, जो चिटोसान है इसको कहते हैं अल्सर। ये जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, जो आपके एपिथेलियल सेल्स डैमेज हो गए, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक में जब ज़ख़म बन गए, तो इसको कहते हैं अल्सरेशन, कि उस बंदे को अल्सरेशन हो गई है। अब ये क्या करता है, उस अल्सरेशन को कवर करता है। कैसे? It mixes with gastric juices to form a jelly-like structure that cover the ulcer, disinfect and repair the damaged cells. ये क्या करता है, आपके जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है, उसके साथ मिलके, ये बेसिकली एक पॉलीमर है, चिटोसान एक पॉलीमर भी है। तो जब भी ये किसी फ्लूइड के साथ जाके मिलेगा तो इससे जेली टाइप चीज़ बन जाती है। तो जब हम चिटोसान ले रहे हैं वो हमारे स्टमक में पहुंच गया, स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होंगी, डाइजेस्टिव फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड के साथ मिलके ये क्या होता है, एक जेल टाइप चीज़ बन जाती है, एक जेल टाइप विस्कस फ्लूइड बन जाता है। तो वो क्या करता है, वो विस्कस फ्लूइड उस ज़ख़म को कवर अप कर जाता है, उसको जो अल्सर है उसको कवर कर देता है, और जो डैमेज कॉज हुआ है, जो एपिथेलियल सेल्स डैमेज हो गए हैं, तो उन डैमेज को भी, उस डैमेज को रिकवर करता है और सेल की रिजनरेशन में, जो डैमेज सेल्स होते हैं उसकी रीजनरेशन में हेल्पफुल है। और उसको इस तरह ओवरऑल डाइजेस्टिव अल्सरेशन जो है वो ये उसको रिलीव करता है। इसके अलावा इट इज़ गुड फॉर बर्न इंजरी। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इसका वाउंड हीलिंग फंक्शन भी है, जो ज़ख़म होते हैं ये, क्योंकि इसका एक मैंने जिक्र किया, जब फ्लूइड के साथ ये मिलता है तो एक जेल टाइप चीज़, जेल टाइप फ्लूइड इससे बन जाता है। वो जेल टाइप फ्लूइड उस डैमेज एरिया को, उस वाउंड को जाके कवर अप करता है। और चिटोसान के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, टिश्यू रिपेयर में भी हेल्पफुल हैं। तो उस टिश्यू में जो सेल्स डैमेज हो गए हैं उसकी रिपेयर में ये चिटोसान जो है वो उसकी रिपेयरिंग करता है।
तो इस तरह ये ओवरऑल जो है वाउंड हीलिंग वाउंड हीलिंग मतलब ज़ख़म भरना, ज़ख़म ठीक होने के लिए, ज़ख़म भरने के लिए चिटोसान जो है वो बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर बाकी भी कोई ऐसी छोटी मोटी, क्योंकि मोस्टली बीमारियां जो बनती हैं या आपके जब ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम नहीं करते, जितने भी ऑर्गन्स हैं, तो अगर आपके वो ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे तो उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे और इस तरह कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगी आपकी पूरी बॉडी में। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेस्टिव अल्सरेशन है, ठीक है। अब मामूली सा कट लग गया, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो मामूली सा डैमेज हो गया है, तो क्या होगा अगर हम फौरी वो अल्सर कवर करने के लिए एक्शंस लें तो वो छोटे टाइम में जो है वो अल्सर कवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो डाइजेस्टिव वो जो अल्सर है वो हमने उसको जल्दी कवर अप नहीं किया तो वो फर्दर कॉम्प्लिकेट होता है, वो मर्ज पेचीदा होता चला जाता है। पहले वो म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जब फुली डैमेज हो जाता है उसके नीचे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स को वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर उस स्टेज में भी उसको कवर अप नहीं किया तो वो आपके जो ओवरऑल जो स्टमक के जो मसल्स हैं उसको डैमेज करते हैं। तो एंड में क्या होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि उस स्टमक में पोर्स बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं, तो स्टमक जो है वो जो डाइजेस्टिव फ्लूइड है वो स्टमक से लीक आउट करता जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर हम इनिशियल स्टेजेस में उसको कवर ना करें तो वो फर्दर चीज़ें, वो बीमारी क्या होती है फर्दर कॉम्प्लिकेट होती है। तो ये क्या करता है कि चिटोसान मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें अगर इनिशियली कोई डैमेज कॉज हो जाए, कोई बीमारी आ जाए तो एब्रप्टली उसको कवर अप करता है और कॉम्प्लिकेशन में जाने से रोकता है। इसके अलावा फॉर ब्यूटिफिकेशन, खूबसूरती और स्मार्टनेस के लिए एक फार्मूला है चिटोसान को यूटिलाइज़ करते हुए, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चिटोसान कैप्सूल, एक स्पिरुलिना कैप्सूल और थोड़ा सा जो है वो लिटिल बिट ऑफ कैल्शियम मिल्क या कैल्शियम पाउडर भी आप ले सकते हैं। इसको जो है वो आप डेली इस्तेमाल करें तो आपकी जो ओवरऑल शेप है वो आपका जो कलर है वो भी गोरा होता जाएगा और आपकी जो बॉडी शेप है वो भी स्मार्ट होती जाएगी। इसके अलावा इसका जेल भी बना सकते हैं। जेल किस तरह, लोशन भी बना सकते हैं। वो कैसे, 3 चिटोसान की कैप्सूल आप थोड़े से विनेगर में डालें और थोड़ा सा उसमें, विनेगर मतलब सरका, थोड़े से सरके में डालें और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालें, तो उसको भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। Due to so many functions and amazing results, chitosan is being used more and more. There are global seminars every year on chitosan. इसकी यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इसकी मल्टी फंक्शनल रोल है इसका, तो इस वजह से ये दिन ब दिन इसकी कंजम्पशन ज़्यादा होती जा रही है और इस पर ग्लोबली सेमिनार्स होते हैं मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। जो आजकल रिसर्च है वो सारी इसी चिटोसान पे है। अब आगे जो रिकमेंडेड पेशेंट है, कौन कौन से लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पीपल विद जनरल वीकनेस एंड लो इम्यूनिटी, ऐसे लोग जो ओवरऑल वीक रहते हैं या उनकी इम्यूनिटी जो है वो लो रहती है, वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक्स पेशेंट जो होते हैं क्योंकि उनमें शुगर का लेवल जो है वो ग्लूकोज लेवल नॉर्मली कंट्रोल नहीं रहता, तो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखने के लिए भी डायबिटिक्स पेशेंट जो है वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पीपल विद हाई लिपिड एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, ऐसे लोग जिनका लिपिड लेवल जो है या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है और उनको कार्डियोवैस्कुलर दिल की बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये हाई कोलेस्ट्रॉल और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स ये लाजिम व मलजूम है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, आपका लिपिड लेवल हाई है, तो लाजमी आपका जो है वो आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे लोग जिनका लिपिड लेवल हाई रहता है और वो जो है वो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो ऐसे लोग भी जो है वो लिपिड लेवल को कम करने के लिए, फैट के लेवल को कम करने के लिए इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं।